अब वो इनको नहीं नजर आता सिपा वालों को कि ये गंदे नालों की वजह से डेंगू भी। रिश्वत लेने का एक और महकमा, रिश्वत दो और काम के लिए काम करें, मगर क्या आप इसको कोई देखते हैं इनकी एक्टिविटीज? देखिए बात सारी ये है कि एक दफ़ा मैंने एक एकड़ की साइट ले ली। उस 1 एकड़ की साइट पे मुझे कमर्शियल अलाउड है, तो मैंने 1:7 के रेशो में बनाना ही बनाना है। अब 1:7 के रेशो में बिल्डिंग गाइडलाइंस पहले से मौजूद है कि जी आपने सड़क से 20 फुट पीछे होना है, एंगल आपका ये होना है। वो सीपा क्या करेगी? जब रेशो फिक्स हो गया तो सीपा क्या चीज़ चेक करेगी उसके अंदर? उसका तो कोई काम नहीं है चेक करने का। लेकिन हमें एक स्टडी ज़रूर देनी पड़ती है। वो स्टडी के आपको पता है क्या खर्चा है? पहले एक कंसल्टेंट के पास जाओ, वो कंसल्टेंट 20 लाख रुपए लेता है स्टडी करने के कम से कम। उसके बाद वो कहता है कि जी फ़ीस जो है सीपा की वो भी कोई 8-9-10 लाख हो जाती है। फिर वो कहता है 20-25 लाख रुपए आप रिश्वत भी देंगे, और फिर उसके बाद एक पब्लिक हेयरिंग भी होगी। पब्लिक हेयरिंग में खाना भी आप खिलाएंगे, उसकी वीडियो भी बनेगी, उसका भी खर्चा जो है 7-8 लाख हो जाएगा, उसका इश्तिहार भी दिया जाएगा। 1 एकड़ की साइट पे ये एक एनवायरमेंटल अप्रूवल लेने में 60 से 70 कोई कंट्रोल नहीं है सीपा का। देना चलान ज़बरदस्त सिंध गवर्नमेंट को कि तुमने इतनी लोगों की सेहत को ख़तरे में डाला हुआ है, बंद करो, कवर करो इन नालों को। ये गार्बेज जो है, ये गार्बेज जो पूरे शहर में फैल रही है, इसके ऊपर सीपा ने आज तक कोई नोट डाले? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई लिखा है कि तुम लोग काम सही नहीं कर रहे, इससे पूरे शहर का माहौल ख़राब हो रहा है, गंदगी? ये जो कूड़ा जलाया जाता है सड़कों के कोने पे, इस पर सीपा कुछ बोली है आज तक? क्या इससे माहौल नहीं ख़राब हो रहा? जिस तरीके से डेंजरस गुड्स रखी गई हुई है, टायर्स ये वो, जिससे आग लग जाती है, कभी सीपा ने कुछ किया है उसके बारे में? सीपा ने कुछ नहीं करती। सीपा से माल कमाने के एक इदारा है, जैसे मैंने आपने कहा ना, जिस तरह बिल्डिंग कंट्रोल माल कमाता है, काम कुछ नहीं करता। पैसे दे दो आग बंद, कायदे आज़म की तस्वीर दिखाओ आग बंद। ये निज़ाम नहीं है। अच्छा सर, आप दूसरी बात ये है कि इस वक्त आपने सीपा की बात की, तो इस वक्त कराची में हर गली के कोने में, हर एट एनी प्लेस आपने देखा होगा कि गोदाम बने हुए हैं, इंडस्ट्रियाँ छोटी छोटी लग गई हैं, कहीं पे कोई कपड़े रख रहा है, कुछ रख रहा है। तो इसके ऊपर क्या है कि इसमें कोई प्लानिंग नहीं है? कोई आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, स्टार्ट कर लें। कोई हादसा हो सकता है, जैसे मैरान टाउन एक छोटे से प्लॉट में हो गया, उसमें 10-11 बंदे नहीं। देखिए वो मैरान टाउन में जो हुआ उसकी बहुत सारी वजूहत है। इस मुल्क के अंदर बिल्डिंग बाई लॉज और उसके ऊपर कोई नहीं है। मैरान टाउन या उससे पहले सादिया बल्दिया, दोनों को ले लीजिए, उसमें क्या हुआ? कोई फायर एग्जिट नहीं थी। जब किसी बिल्डिंग में फायर एग्जिट नहीं होगी और खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो लोगों को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो एक रास्ता था उससे कि लेबर कहीं बाहर गुटखा उटका चाय सिगरेट पीने ना जाए, वो ताला लगा के चले जाते कि लेबर जब तक है वही रहे, या किसी और वजह से ताला लगा देते, जो भी वजह है। खिड़कियों पे ग्रिल्स लगाई हुई है, वो भी तोड़ के बाहर कूद भी नहीं सकते थे लोगों को। फिर जो फ्यूम्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई सिस्टम नहीं था। तो यहाँ तो मल्टीपल एरर्स है ना, एक एरर नहीं है। लेकिन यहाँ जिधर फायर एग्जिट नहीं हो, फायर एस्केप्स ना हो, किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने देखी कोई फायर एस्केप बनी हुई है? नहीं है। एक ही कॉरिडोर में से 2-2 सीढ़ियाँ नीचे उतरवा रहे, ये कौन सी बिल्डिंग बाई लॉज है? अगर वो कॉरिडोर इफेक्ट हो गया तो कोई फायर एस्केप काम नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि पोस्ट कंप्लीशन चेक नहीं होता, ऑक्यूपेंसी वैसी हो जाती है। ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग की होनी नहीं चाहिए लिहाज से। मैरान टाउन में हुआ क्या? मैरान टाउन में ये हुआ कि फैक्ट्री की ज़मीन महंगी हुई, पीछे घर थे वो सस्ते थे। किसी जीदार ने आके क्या किया कि 3 घर खरीदे, उनको जोड़ा और उसके अंदर अपना वेयर हाउस और फैक्ट्री बना ली। अच्छा, ये काम रोकने किसका काम था? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। उससे क्यों बंदे दिया? उससे अल्लाह वास्ते तो नहीं छोड़ा। उसको उन्हीं ने कायदे आज़म की तस्वीर दिखाई, पता नहीं एक दिखाई या ज़्यादा दिखाई, या पूरी गट्ठी दिखाई या पूरा बंडल दिखाया।
वो तस्वीर के वजन से उसने अपनी आंख बंद कर ली। बिजली वाले आए, उन्हीं ने बिजली का कनेक्शन भी दे दिया। वाटर सीवरेज वाले आए, उन्हीं ने पानी और सीवरेज का भी कनेक्शन दे दिया। वो सब कायदे आज़म की तस्वीर की इज्जत, जैसे कि आपको पता है कायदे आज़म से हम लोग सब बहुत मोहब्बत करते हैं। बगैर कायदे आज़म की मोहब्बत के हम कोई काम ही नहीं करते। और जिन जिन लोगों का काम था ये काम रोकने के लिए, उन्हीं ने आंखें बंद करने के पैसे ले लिए। उन्होंने कहा कायदे आज़म ने देख लिया तो हम बड़े शर्मिंदा हो गए। तो उन्होंने कहा बस भर दो जेब भर दोगे तो हम आँख बंद रखेंगे, अगर जेब नहीं भरी तो हमारी आँख खुल जाएगी और फिर तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अदालत तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जो है वो हमारे लिए दर्द-सरी के अलावा कुछ नहीं है, और ये काम के बजाय यही काम ख़राब करने। जी, जो अदारा अपने लिए टाइम बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं रखता वो सिर्फ रिश्वत कमाने का है। तरीक़ाकार ये होना चाहिए, आज एनवायरमेंटल स्टडी लो, 6 दिन के अंदर फैसला ले लो, हाँ ना जो गलती है। ये जो फाइलों पर लेके बैठते हैं वो सिर्फ इसलिए बैठते हैं, उन्हें पता है कि 100 करोड़ की ज़मीन है बिल्डर की, वो आके ख़ुद ही हमारी खिदमत करेगा जल्दी फ़ैसला करवाने के लिए, सही फ़ैसला करवाने के लिए भी पैसा देगा। तो आप इस वक्त जो हालात हैं, जो कराची की सिचुएशन है, बेपनाह बिल्डिंगें बन रही हैं, तो इसमें क्या आप कहते हैं क्या होना चाहिए, क्या सजेशन देते हैं? तो देखिए, मेरे लिहाज से अगर मुझे आज बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को सही करना होगा तो मैं ये अप्रूवल्स वगैरह का मामला जो है ये तो आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग इंजीनियर्स पे छोड़ दूँ। जिस बिल्डिंग में फ्लॉड डिज़ाइन मिलेगा मैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूँ, तो उनकी रोज़ी मारी जाएगी। मेरा काम ये है कि जो प्लान्स बने हुए हैं उन प्लान्स के मुताबिक जो काम नहीं हो रहा होगा उसको रोक दूँ। सर, इस वक्त पोल्ट्री लैंड के ऊपर कराची के गिरद नवा में जो पोल्ट्री लैंड है उसके ऊपर बेपनाह प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, टाउन प्लानिंग हो रही है। सर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो आदमी टाउन प्लानिंग में अपना लाइसेंस नंबर देगा और एक गलत ज़मीन के टाइटल के ऊपर देगा और एक गलत लॉयर सर्टिफाई करेगा कि इसके ऊपर ये बंदा है, इन सब के लाइसेंस कैंसिल हो जाने चाहिए। जो आदमी नॉन प्रोफेशनल कंडक्ट रखे, मियार ये होना चाहिए कि उसका लाइसेंस कैंसिल होगा और वो बैन फॉर लाइफ होगा कि वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और जो अफसरान इसमें इन्वॉल्व हैं उसके हवाले क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये 2 मुख्तलिफ सिस्टम है, इस सिस्टम में जब आ जाते हैं तो अफसरान का काम इन्फोर्समेंट का है। अभी तक काका, मिसबा और ये सारी कहानियाँ कनाडा पहुँची हुई है। क्यों पहुँची हुई है? अपना मुल्क छोड़ के क्यों गए वे? किस बात? कनाडा, टोरंटो और मिसिसागा में आधी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नज़र आ जाती है और जो आधी नहीं नज़र आती है उनके बीवी बच्चे वहाँ मिल जाते हैं। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह से पीटीआई आपकी हुकूमत इस वक्त वफाक में, तो आप लोग इसके ऊपर क्या प्लान कर रहे हैं? ये सिंध की अवाम बेहद परेशान है, आपकी तरफ देख रही है और मसीहा आपको समझती है, तो आप इसके लिए क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए, बात सारी ये है कि ये मामलात सूबाई हुकूमत के नीचे आते हैं। हम 13 साल की इस हुकूमत को अच्छा एक चीज़ और बता दूँ ना, जहाँ हमारी बात हो रही थी, आपको ये भी पता है कि कराची का पूरा का सीवरेज जो जनरेट होता है वो बग़ैर ट्रीट हुए हुए खुले समंदर में डाल दिया जाता है। ये सीपा क्या कर रही है? वफाक फंड नहीं देगी। देखिए, वफाक फंड तुझे वफाक का तो रोना रो नहीं सकते। वफाक पंजाब को भी नहीं दे रही, वफाक केपी को भी नहीं दे रही, वफाक बलूचिस्तान को भी नहीं दे रही। भाई, वफाक का जो हिस्सा आपके फंड का वो तो स्टेट बैंक से डायरेक्ट आ जाता है। अब आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने 80% इतने लोग रख लिए कि 80% जो बजट है वो तनख्वाहों में दे देंगे। इसमें जिस इदारे में आपको 4000 लोगों की ज़रूरत है वहाँ आपने 30,000 लोग रखे हुए, तो वो किस तरह इदारा चलेगा? आपने इस किस्म के काम करते रह गए तो कोई भी इदारे के पास आपको पूरे पैसे दे दिए जाए तब भी कुछ नहीं। वफाक तो उतना ही हिस्सा देगा ना जो आपका रेवेन्यू का हिस्सा बन रहा है। आपकी जो अपना दौर था, चलिए ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो 3 साल आई थी, उससे पहले तो 5 साल जरदारी साहब की खुद रही थी। उस ज़माने में क्यों नहीं आपने सब सही कर लिया था? नवाज शरीफ साहब आपके अब फर्स्ट कज़न बने हुए, आपने उनके ज़माने भी सही नहीं कर सके। ये पीटीआई का रोना तो छोड़ दीजिए ना। 10 साल 13 साल में से 3 साल पीटीआई के ना, बाकी तो ये रोना बंद कीजिए। आपने कई काम नहीं करे। लाहौर इतना अच्छा कैसे हो गया और कराची इतना बर्बाद कैसे हो गया अच्छे से? क्या लाहौर को कोई वफाक ने ख़ास फंड दिए तो वो दिखा दे।
तो ऐसी बात नहीं है। अब जो बात आप कह रहे हैं, आपका जो असली सवाल था कि इस शहर के अंदर जो फैक्ट्रियाँ बनती जा रही है और सब कुछ होता जा रहा है, देखिए कराची पाकिस्तान की रीढ़ माशी की रीढ़ की हड्डी है, इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द कंट्री। यहाँ इंडस्ट्री क्यों लगती है? यहाँ इंडस्ट्री इसलिए लगती है कि ये पोर्ट्स के करीब है। यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा यही होगी कि जो चीज़ आएगी मुल्क से बाहर आती है या मुल्क से बाहर जाती है, दोनों का मेन कारोबार यहाँ है। तो यहाँ बड़े बड़े बाज़ार होने चाहिए, फैक्ट्री के इंडस्ट्रियल जोन्स होने चाहिए। अगर आपने इसका प्रोविज़न नहीं करेंगे तो फिर मामला ख़राब हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल कच्ची आबादियाँ क्यों बनती है? इससे कि गरीब आदमी को कोई छर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कोई लीगली वो ज़मीन ले नहीं सकता। आजकल एक नई कच्ची आबादी बन रही है सुपर हाईवे के जो M9 मोटरवे है कराची हैदराबाद। जैसे ही कराची से निकलते हैं, इनफैक्ट सोराब रोड के बाद आप देखें तो सीधे हाथ के ऊपर जुग्गी पे जुग्गी पे जुग्गी डलती जा रही है। बाद में ये बहुत बुरी लगेगी, लेकिन इस वक्त कोई नहीं रोक रहा। लेकिन बहुत सारी स्कीमें बनाई गई है, खुदा की बस्ती, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, ये सब वैसी बस्तियाँ हैं जो गरीबों के लिए बनाई गई थी, जिसपे उन्होंने कहा इंक्रीमेंटल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट दिया। इंक्रीमेंटल हाउसिंग ये होती है कि आप लोगों को प्लॉट दे देते, उसके बाद वो पहले झुग्गी बनाते हैं, फिर उसके बाद पक्का मकान बनाते हैं, फिर दो मंजिला बना लेते हैं, और वो बस्ते बस्ते बस्ती है। गरीबों की बस्तियाँ यूँ ही बस्ती, उसके अंदर प्लान बस्तियाँ तो बनानी पड़ती है। आपको इस बात को यकीन करना पड़ता है कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ मकान ना हो। गलियाँ जो हों वो ऐसी हो कि जिसमें फायर ब्रिगेड भी आ सके, एम्बुलेंस भी आ सके। खिड़कियों खुलने के लिए गलियाँ छोटी छोटी मौजूद होनी चाहिए कि हवा आती रहे। उसमें सीवरेज लाइनें डालने का प्रोविज़न होना चाहिए। पहले नालियाँ होगी खुली, बाद में सीवरेज लाइन डल जाएगी, लेकिन अगर जगह होगी तब होगा। हम प्लान ही नहीं कर रहे, हमने मलिक रियाज को भेज देते जो स्कीम है। आप सोचें कराची में आखिरी स्कीम जो आई थी KDA स्कीम नंबर 33 आई थी। स्कीम 33 के बाद हॉक्सबे की स्कीम 42 आई, 63 टाउन की आई, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। 3 दिहाई गुजर गई। तो जब सरकार दे ही नहीं रही कुछ लोगों को और उनको आबाद करने की, तो वो जो जगह खाली मिलती है उसके ऊपर वो लैंड माफिया आती है। इनफैक्ट जो खाली प्लॉट दूसरों के उस पर भी कब्जा कर लेते। बाकी रही सही कसर जो थी वो अफगान रेफ्यूजीज आए, उन्होंने पूरी जिस जगह आए बंदूक के ज़ोर के ऊपर, बदमाशी के ज़ोर पे बिल्डिंगों पे भी कब्जा किया और प्लॉटों पे भी कब्जा किया। और हमारी पुलिस में एहलियत नहीं है, या वो भी कायदे आज़म की चमक से इतने मरूब होते हैं कि उन्होंने भी आंखें बंद कर ली।